नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं बायोमोलिक्यूल के लेक्चर नंबर 8 में और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और यहाँ से एक बात का और ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा सा स्पीडअप करेंगे आगे ताकि चैप्टर को हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम पास के मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोटीन क्या है? फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूँ इसको तो प्रोटीन वर्ड जो आया है ये किससे आया है? प्रोटियस से आया है। अब प्रोटियस जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। अब एनिमल हो या ह्यूमन हो, किसी भी बॉडी के लिए जो सबसे मस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। इसका मतलब हमारी बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी के लिए जो प्राइम इम्पोर्टेंस है, जो मस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोटीन है। तो यहीं से बना प्रोटियस और प्रोटियस से क्या बना? प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है। आगे कह रहा है फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कह सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का बेसिस होता है, आधार होता है किसके? किसी भी प्लांट बोले, एनिमल बोले, कुछ भी बोले, ठीक है, किसी भी लाइफ के स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो आधार होता है, बेस होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन। मतलब आप किसी भी टाइप के सेल की बात कर रहे हो, चाहे आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो, चाहे आप प्लांट सेल की बात कर रहे हो, उसका जो स्ट्रक्चर का मेन आधार होगा, मतलब जिस आधार पे स्ट्रक्चर बनेगा उसका, वो क्या बनाएगा? मतलब किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। और फंक्शन कैसे होगा? फंक्शन का भी मेन बेसिस क्या होता है? मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी चीज़ है, चाहे आप स्ट्रक्चर की बात करो चाहे आप फंक्शन की बात करो, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोटीन से होगा। मतलब स्ट्रक्चर बनने का भी जो प्रोसेस होगा उसकी स्टार्ट प्रोटीन से ही होगी। मेन आधार वही देगा। आधार का मतलब होता है नींव। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जीवन की, लाइफ की नींव ही क्या है? प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, तो ये इस बात का मतलब है कि चाहे स्ट्रक्चर का बेस हो या फिर फंक्शन का बेस हो, दोनों का ही बेस किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ठीक है, आगे कह रहा है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। किसी भी सेल के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हाईली रिक्वायर्ड होता है क्या? प्रोटीन। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है वो ये हो जाता है कि जो प्रोटीन होता है ये होता क्या है? ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब होता है जायंट मॉलिक्यूल, मतलब ढेर सारे यूनिट्स हैं जिसमें कंबाइंड हो। अब जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसकी? प्रोटीन की, वो होती है अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो किसका पॉलीमर होता है ये? अल्फ़ा अमीनो एसिड का। अल्फ़ा अमीनो एसिड की यूनिट, ढेर सारी यूनिट आपस में रिपीट कर करके जिस तरीके से पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट थी वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हुए आगे बढ़ती थी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पर भी अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में कोई लिंकेज बनाएंगे एक दूसरे से, जिससे एक जायंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वो है प्रोटीन। तो यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या? ध्यान से समझिए। पहला कि अल्फ़ा अमीनो एसिड होता क्या है? अल्फ़ा अमीनो एसिड छोड़ो, अमीनो एसिड क्या होता है, फिर हम अल्फ़ा पे आएंगे। दूसरा ये हो जाता है कि आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस लिंकेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। बात आपको क्लिक कर रही है? जैसे हमने वहाँ पर देखा था मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, बाकी आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, तो वो पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली आगे दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि वो आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, जो आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये फिर शुरू करते हैं अमीनो एसिड। क्या होता है अमीनो एसिड, ज़रा इसको समझते हैं। तो बात हम किसकी करने जा रहे हैं? अमीनो एसिड की। अच्छा, अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं ठीक से, तो इसमें आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा होगा अमीनो और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा एसिड। अब व्हाट यू मीन बाई अमीनो? तो अमीनो का मतलब है NH2 ग्रुप और एसिड का मतलब है COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें
अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली आर नोन एज अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, एक कार्बन और कार्बन से क्या अटैच किया, COOH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। तो ये क्या बन गया, अमीनो एसिड, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो बड़ी बेसिक और बड़ी सिंपल बात है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर COH और NH2 दोनों एक साथ दिखाई देंगे उस कंपाउंड को ही मैं क्या बोलूँगा, अमीनो एसिड। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो पीछे में प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस की बात किया था कि प्रोटीन्स हाइड्रोलिसिस से क्या देंगे या प्रोटीन्स किसके पॉलीमर हैं, तब वहाँ पर मैंने जिक्र किया था अल्फ़ा अमीनो एसिड का। इसका मतलब हमें अमीनो एसिड नहीं अल्फ़ा अमीनो एसिड समझना है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड का क्या मतलब है, आइए समझ लेते हैं इसको। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होते हैं, देखिए अगर मैं किसी कार्बन से COOH लगा दूं और इस कार्बन की चेन को थोड़ी बड़ी कर दूं और इसमें मैं कहीं पे NH2 ग्रुप लगाऊं, कहीं पे भी लगा सकता हूं, क्योंकि इस पे नहीं लगा सकता क्योंकि इसके डंडे पूरे हैं, बाकी तीनों कार्बन पे कहीं भी मैं NH2 लगा सकता हूं। अब आप ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर किसी कंपाउंड में COH और NH2 दोनों एक साथ आते हैं तो IUPAC प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो ठीक सोचा आपने, COOH को मिलनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा रहती है अमीनो ग्रुप से, इसलिए जब दोनों एक साथ आएंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बन जाएगा, COOH। देन NH2 का क्या होगा, वो बन जाएगा हमारा सेकेंडरी प्रेफिक्स यानी साइड चेन बन जाएगा वो। अब अगर मैं मेन फंक्शनल ग्रुप अगर पूछूं, दोनों एक साथ आ रहे हैं तो मेन कौन है, COH है, प्रिंसिपल ये है। अब मेन ये है तो काउंटिंग किसके हिसाब से होगी, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, काउंटिंग इसके हिसाब से होगी तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन किसको मिलेगा, COH को मिलेगा। इसके बाद बाकी 2, 3, 4 ऐसे काउंट हो जाएंगे। अब जो फर्स्ट कार्बन है ये बन जाता है हमारा मेन कार्बन, और मेन कार्बन के पड़ोसी कार्बन को मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन को मैं बोलता हूँ बीटा कार्बन, इसके पड़ोसी को मैं बोलता हूँ गामा कार्बन। ठीक है, अब अगर अमीनो ग्रुप आपने अल्फा कार्बन पे लगा रखा है तो मैं इसे बोलूँगा अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि जो NH2 ग्रुप है वो COOH वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे अटैच है। अब अगर मैं इसी NH2 को बीटा पे लगा दूँ तो उसे मैं बोलूँगा बीटा अमीनो एसिड, और गामा पे लगा दूँ तो उसे बोलूँगा गामा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। आगे डेल्टा भी काउंटिंग हो सकती है, मगर ध्यान ये रखना है कि जब प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी तो हम केवल किसकी बात करेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड की। तो आप समझ गए होंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ज़रा चेक करें और कुछ क्वेश्चन दें और आप उसे ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नीचे मैं कुछ कंपाउंड को लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, नीचे मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, उसको आपको क्लासीफाई करना है अमीनो एसिड्स, नॉन अमीनो एसिड्स, अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
8th, ninth, ठीक है। तो चलिए पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। चलिए कर लिया। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो तो COH है और NH2 नहीं है, मतलब ये एक अमीनो एसिड नहीं है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये अमीनो एसिड है। अब ये मेन कार्बन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन, इसलिए इसे मैं क्या बोलूँगा, अल्फ़ा अमीनो एसिड। इसमें आप देखेंगे NH2 तो है मगर COH नहीं है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड नहीं है। इसके बात करें तो ये अमीनो एसिड है क्योंकि बोथ आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन, तो ये कहलाएगा आपका बीटा अमीनो एसिड। इसमें देखिए दोनों है, मतलब ये है, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। अच्छा ये क्या हो गया, ये बीटा कार्बन। ये क्या हो गया, गामा कार्बन। ये क्या हो गया, ये गामा कार्बन। ये क्या हो गया, ये डेल्टा कार्बन। ये क्या हो गया, डेल्टा कार्बन, है ना। तो मोर देन वन बीटा, गामा और डेल्टा हो सकते हैं। अल्फ़ा एक ही हो पाया क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच हो सकता है। बाकी कितने पड़ोसी हैं इस आधार पे आप एक से ज़्यादा अल्फ़ा बीटा पा सकते हो किसी कंपाउंड के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो ये जो ये वाला है डेल्टा पे अटैच है अमीनो एसिड, मतलब NH2, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन कार्बन का पड़ोसी अल्फ़ा और अल्फ़ा का पड़ोसी ये बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा का पड़ोसी ये बीटा, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा का पड़ोसी ये भी है ना, तो ये बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा और ये हो जाएगा फिर गामा। सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये गामा है ना। फिर से देख लीजिए, मेन पड़ोसी अल्फ़ा, अल्फ़ा का पड़ोसी ये भी है और ये भी है, मतलब ये दोनों बीटा हो गए और बीटा का ही पड़ोसी ये भी है और ये भी है, तो मतलब ये गामा है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फ़ा, और अल्फ़ा का पड़ोसी ये है बीटा, ये भी अल्फ़ा का ही पड़ोसी है बीटा, बीटा का पड़ोसी ये है गामा, ये भी बीटा का ही पड़ोसी है गामा, मतलब ये गामा पे ही लगा, तो ये भी आपका क्या हो गया फिर गामा अमीनो एसिड। अच्छा इसमें ये अमीनो एसिड है क्या, ये है अमीनो एसिड क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि से बराबर नंबर में है या कम या ज़्यादा नंबर में, बस दोनों होने चाहिए, तो ये है। क्या मैं इसको अल्फ़ा बीटा या गामा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक NH2 और एक COH प्रेजेंट हो, तब मैं उसके रिस्पेक्ट में देख पाता हूँ। नहीं तो अगर मैं यहाँ देखना चाहूँगा तो इस COH के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अल्फ़ा है, मगर इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फ़ा की पड़ोसी बीटा है, तो यहाँ पर आप अल्फ़ा और बीटा नहीं क्लासीफाई करोगे, ठीक है। क्या ये अमीनो एसिड है, ये भी है, ये अमीनो एसिड है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि COH कितने हैं और NH2 कितने हैं, मैटर सिर्फ ये करता है कि दोनों हैं कि नहीं, किस में, अल्फ़ा अमीनो एसिड में या अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। बाकी क्या प्रोटीन के अंदर ये वाला अमीनो एसिड मिल सकता है? अगर मैं एक सवाल पूछूं, चलिए ये सब मैं हटा देता हूँ, मैं सवाल को चेंज कर देता हूँ। मुझे बताना ये है कि इनमें से कौन है जो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, जो प्रोटीन बना सकते हैं। क्या ये प्रोटीन बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता है? बना सकता है। क्या ये बना सकता? नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता? नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता है? ये भी नहीं बना सकता। ये सब नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? प्रोटीन हाइड्रोलिसिस से सिर्फ कौन से अमीनो एसिड देता है? अल्फ़ा अमीनो एसिड। मतलब जो COH और NH2 होने चाहिए, एक एक होने चाहिए और COH के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पे ही NH2 लगा होना चाहिए। यही प्रोटीन है जो किसके अंदर पाया जा सकता है, सॉरी यही अमीनो एसिड है जो किसके अंदर पाया जा सकता है, प्रोटीन के अंदर पाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये हमने समझा अमीनो एसिड क्या होते हैं और अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड का क्या मतलब होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड का नोमेनक्लेचर एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेमिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ
अमीनो एसिड, नेमिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का नेमिंग और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली हम यहाँ पर अल्फ़ा अमीनो एसिड की बात करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में वही पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम लोग, ये मत भूलिएगा। तो नेमिंग के दो सिस्टम होते हैं, आपको पहले ही पता होगा, एक ट्राइबल सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी किसकी, ट्राइबल सिस्टम की बात करेंगे कि ट्राइबल सिस्टम क्या होता है। बाकी IUPAC सिस्टम की मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि मेन फंक्शन को हम COH को मान के उसके रिस्पेक्ट में काउंटिंग करेंगे, NH2 को मानेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसको साइड चेन की तरह ट्रीट करते हुए नेमिंग लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आप बाद में ये ना कहोगे सर आपने बताया नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2, किस टाइप का अमीनो एसिड, तो अल्फ़ा बीटा अमीनो एसिड। मैं इसका IUPAC नेम क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। नाम मैं इसका लिख सकता हूँ 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिख सकता हूँ, 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या इसमें कोई एरर है? एक एरर है, मैं बता नहीं रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। अभी आप देख के बताओ क्या एरर है। अगर आपको एरर दिखाई दे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं बाद में इसको सुधार दूंगा क्या एरर मैंने किया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ट्राइबल सिस्टम की बात करता हूँ। ट्राइबल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले से ही पता होगा कि ट्राइबल सिस्टम में जो सबसे कॉमन तरीका होता है, वेल नोन तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग का, वो होता है उसके सोर्स के आधार पर उसका नाम रख दिया जाए, ठीक है। तो ट्राइबल सिस्टम में हम नेमिंग ज़्यादातर किस पर रखते हैं, तो बेस्ड ऑन सोर्स। किस पर बेस्ड रखते हैं, तो सोर्स के बेस पे रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात कर लूँ तो हमारे पास एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन। अब टायरोसिन जो वर्ड लिया गया है ये टायरोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? टायरोस से लिया गया। अब टायरोस वर्ड का क्या मतलब है? टायरोस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज़। तो फर्स्ट टाइम टायरोसिन को ऑब्टेन कहाँ से किया गया था? तो चीज से ऑप्शन किया गया था, ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टायरोसिन। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो वो है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन की बात करूं तो ये बना है एक लैटिन वर्ड ग्लाइकोस से, ठीक है। और ग्लाइकोस की क्या मीनिंग होती है? ग्लाइकोस का मीनिंग होता है स्वीट, ठीक है। ग्लाइकोस की क्या मीनिंग होती है? स्वीट। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड, नॉट अल्फा अमीनो एसिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ छोड़ गया था, वो था रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो अमीनो एसिड को जनरली हम 3 लेटर या फिर 1 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये दोनों सिंबल चलते हैं इनके लिए, 3 लीटर भी चलता है, 1 लीटर भी चलता है। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अमीनो एसिड का NCERT का, तो वहाँ पर आप दोनों देख लीजिएगा क्या होते हैं, या NCERT हो आपके पास तो वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा ग्लाइसिन, तो जो ग्लाइसिन है इसके दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, दो सिंबल हो सकते हैं। एक तो सिंबल हो सकता है इसका GLY और एक सिंबल हो सकता है इसका केवल J। अब इसका 3 लेटर सिंबल ये है और 1 लेटर सिंबल ये है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। यहाँ से क्या CBSE बोर्ड में कोई क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से अब तक कोई खास क्वेश्चन नहीं बने हैं। क्वेश्चन कहाँ से बने? क्लासिफिकेशन से बने हैं, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। हाँ, यहाँ पे बता दें क्या एरर हुआ था। यहाँ पे एरर ये होता कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आपको एक बात बहुत पहले बता दी जा चुकी है कि कभी भी क्लासिफिकेशन का नाम आए तो सबसे पहले अपने दिमाग में सवाल आना चाहिए, बेसिस क्या है, बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, किस आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो जनरली यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन 2 आधार पे करते हैं, 2 बेसिस पे करते हैं।
फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे मैं अमीनो एसिड को क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई कर रहा हूँ। अब अगर नेचर के बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासीफाई करना हो तो 3 टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक अमीनो एसिड, सेकंड वन इज एसिडिक के बाद बेसिक अमीनो एसिड, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल का क्या मतलब है, तो आपको पता है कि जो अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो एसिड होता है उसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, NH2 भी होता है और COH भी होता है, जिसमें से COH का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। मतलब ये कंपाउंड को क्या बनाने की कोशिश करता है, एसिडिक, और ये क्या बनाने की बात करता है, ये बेसिक, है ना। अमीन चैप्टर में पढ़ा था ना, बेसिक स्ट्रेंथ के कंपेरिजन करते थे यहाँ पे। तो ये एसिडिक बनाना चाह रहा है, ये बेसिक बनाना चाह रहा है। तो आप ज़रा अपने कॉमन सेंस से बताओ कंपाउंड एसिडिक कब हो जाएगा, जब एसिडिक बनाने वाले क्या हो, ज़्यादा हो। इसका मतलब व्हेनेवर द नंबर ऑफ COOH इज मोर देन NH2 then the amino acid is said to be an acidic amino acid, and whenever the COOH is comparatively less than NH2 then the amino acid is said to be basic, and the last one is whenever COOH, number of COOH is equal to the number of NH2 then both will cancel out their nature, and finally the amino acid is said to be the neutral amino acid। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात थी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें बहुत दिक्कत समझ आई हो। पीछे भी जस्ट एग्जांपल लिया था, आप चाहो तो पीछे जाके आप चेक कर सकते हो कि जो इधर मैंने 3 लिखे थे वो कौन से एसिडिक थे और कौन से बेसिक थे। अगर मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो था आपका बेसिक अमीनो एसिड, बीच में मैंने न्यूट्रल लिखा था और नीचे शायद एसिडिक अमीनो एसिड था। ठीक है, बाकी आप कंफर्म कर लीजिएगा। और सेकंड अगर बेस की मैं बात करूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्लासिफिकेशन का, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और बार बार आते हैं, ठीक है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे कि अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते कैसे हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, बनते कैसे हैं। इस आधार पर अगर अमीनो एसिड को क्लासिफाई करना हो तो हम इसे 2 पार्ट्स में या 2 क्लास के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, एंड सेकंड वन इज चलो सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पे, और सेकंड वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, essential amino acids and नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब क्या होते हैं ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है कि जो हमारे लिए इसेंशियल नहीं है। अब क्यों कोई चीज़ हमारे लिए इसेंशियल नहीं हो सकती है? तो जनरली वो अमीनो एसिड्स जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। कौन सिंथेसाइज करता है? तो गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। तो जिनको हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी जिन अमीनो एसिड्स को सेल्फ प्रिपेयर कर लेती है, उस अमीनो एसिड की एक्सटर्नली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्सटर्नल सोर्स से उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चाहिए वो अंदर बन जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो कह सकते हैं दी अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तब इसेंशियल क्या होंगे? समझ गए होंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। अगर बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से इनकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो लेनी पड़ेगी हमें। और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स और इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए
तो एनसीईआरटी के अंदर ऑलमोस्ट 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की बात की गई है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड्स कैसे हैं, इसेंशियल हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कितने हैं? 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स अगर हैं तो उनके नाम हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, तो अब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड्स कैसे हैं, इसेंशियल हैं, तो उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। और बाकी के जो नाम है वो आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नाम आप याद रखिएगा। ये 10 में से भी अगर सारे नहीं याद हो पा रहे तो कम से कम 2 से 3 याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में अब तक जो सवाल पूछे गए उसमें से इसेंशियल अमीनो एसिड्स के क्वेश्चन आए हैं, विद एग्जाम्पल आए हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम मैं यहाँ पे और लिख क्या देता हूँ, स्क्रीन पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, वो अमीनो एसिड्स आपके इसेंशियल हो जाएंगे, बाकी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। और इन 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने का एक तरीका मैं बता दूंगा आपको, जिससे आप उनको बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, और उससे पहले मैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने के कुछ तरीके मैं आपको बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।